हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2024 में रिलीज हुई थ्रिलर मूवी सेंट क्लेयर के बारे में। ये मूवी एक नॉवेल क्लेयर एट 16 पे आधारित थी जो सन 2021 में पब्लिश हुआ था। इस मूवी में हम एक 16 साल की लड़की क्लेयर को देखते हैं जो बाहर से तो अपनी उम्र के बच्चों के जैसे ही नॉर्मल दिखती थी, पर अंदर वो किस शैतान को छुपाए बैठी थी और उससे उसकी जिंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखने लायक होगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं क्लेयर ब्लीकर को जो अपने आप को कहती हुई नजर आती है कि उसने जो भी कहा और किया वो सब भगवान की इच्छा थी। मैं यही करने के लिए पैदा हुई थी और मैं किसी से नहीं डरती। मूवी में ये लाइंस वो बार बार कहती हुई नजर आती है और वो अपने सपनों में किसी आदमी को हिरन के बच्चे का शिकार करते देखती है। फिर कुछ देर बाद अपने हाथों को खून से रंगे देखती है। अब इसके पीछे क्या राज था और वो खुद से ऐसा क्यों कहती थी वो हमें आगे पता चलेगा। क्लेयर ब्लीकर एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपनी दादी जीजी, जो एक टाइम पे कामयाब एक्ट्रेस थी, के साथ एक छोटे से शहर में रहती है और यहाँ वो अपना स्कूल खत्म करने के बाद बस स्टैंड पे बस का वेट कर रही होती है। तभी उसकी दो फ्रेंड्स आती हैं और उसे बोर्ड पे लगे नोटिस की तरफ इशारा करके कहती हैं कि बस की सर्विस टेम्पररी बंद है, इसलिए उसे घर पैदल ही जाना होगा। वो निकलने ही वाली होती है कि तभी कोई अनजान शख्स एक कार में आता है और उससे किसी लोकेशन के बारे में पूछता है। पहले तो वो हिचकिचाती है, पर फिर वो अनजान शख्स उसे हेल्प करने के बदले पैसे ऑफर करता है और बाद में अपनी दो बेटियों की फोटो दिखाता है। अब रास्ता दिखाने के बदले वो उसे लिफ्ट दे रहा था, तो ये कोई बुरा सौदा नहीं था, तो वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। अब रास्ते में वो देखती है उसकी गाड़ी में सब जगह गंद मचा था और उसकी जेब में फोन की रिंग बज रही थी, जबकि उसने बोला था कि उसका फोन बंद है। तभी वो कार के दरवाजे को लॉक कर देता है। इससे क्लेयर को कुछ शक होता है और वो उसे नेक्स्ट स्टॉप पे उतारने को कहती है, पर वो गाड़ी भगाता रहता है कि तभी उसका शक यकीन में बदल जाता है और बिना वक्त गवाए वो उसके गले को सीट बेल्ट से घोंट देती है, जिससे उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक सुनसान जगह पर जाकर क्रैश हो जाती है। वो बाहर निकलती है, गाड़ी से अपने होने के सब सबूत मिटाती है और बैग से एक चाकू निकालकर उसको मार डालती है। ये सीन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इसका शिकार करने नहीं बल्कि वो खुद इसका शिकार होने आया था। रात को घर आने के बाद वो अपने शूज, कपड़े और बाकी सब चीजों से सबूत के निशान मिटाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो ये काम पहली बार नहीं कर रही थी बल्कि ये उसकी हॉबी थी, लोगों को तड़पा कर मारना। वो एक साइकोपैथ थी जो अपने बचपन में हुए हादसे की वजह से डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से गुजर रही थी। यहाँ वो देखती है उसकी फ्रेंड जुलियाना उसके घर में काफी देर से वेट कर रही थी क्योंकि एग्जाम की तैयारी के लिए उस रात वो पढ़ने वाले थे। वो उससे पूछती है कि तुम इतनी देर से कहाँ गायब थी। वो बहाना बनाती है कि वो गॉड्स कैफे में उसका वेट कर रही थी और फोन की बैटरी डेड होने की वजह से वो उसको टेक्स्ट नहीं कर पाई। अब चूंकि देर काफी हो चुकी थी तो जुलियाना डिनर करने के बाद अपने घर चली जाती है, पर जाने से पहले वो कहती है कि गॉड्स कैफे आज एक प्राइवेट इवेंट के लिए बंद था, जिसका मतलब ये था कि उसको पता था कि क्लेयर झूठ बोल रही थी। अब आगे क्लेयर जैसे ही अपने रूम में आती है कि उसे वहां किसी के होने का एहसास होता है। दरअसल वो एक आत्मा से बातें करती थी जिसका नाम बॉब था, जो कुछ टाइम पहले अनजाने में उसकी वजह से मारा गया था। वो उसे आज हुए हादसे के बारे में वार्न करता है कि इसकी वजह से कल शायद तुम मुसीबत में फंस सकती हो, इसलिए अच्छा होगा कि अगर तुम पहले से ही तैयारी कर लो। वो उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे जाने को कहती है। अब अगले दिन स्कूल में उसकी फ्रेंड्स एमिटी और जुलियाना किसी थेरेसा होम्स की लड़की के बारे में बात करते हैं जो लास्ट ईयर स्कूल से गायब हो गई थी। उसके गायब होने के पीछे किसी ऐसे शख्स का हाथ था जो अपनी बेटियों की फोटोज दिखाकर रास्ता पूछता था और उन्हें बहाने से किडनैप कर लेता था, और उसके बाद उन लड़कियों का क्या होता था ये अब तक कोई नहीं जानता था। तो क्लेयर को रियलाइज होता है कि कल उसने जिसे मारा वो शायद यही किडनैपर था। अब अगले सीन में डिटेक्टिव टिमन्स स्कूल में कल हुए मर्डर के बारे में पूछताछ करने आता है। क्लेयर से पूछने पे कि कल वो 2 बजे से लेकर 8 बजे तक कहाँ थी, वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है और उसे कुछ भी स्टोरी बनाकर बता देती है। इससे टिमन्स को उस पर शक होता है, पर उसके पास कोई सबूत न होने की वजह से वो उसे जाने देता है। घर जाते वक्त उसकी फ्रेंड एमिटी का एक्स बॉयफ्रेंड वेड उसे घर तक लिफ्ट देता है और फिर रात को अपने घर में होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करता है। वो जाना तो नहीं चाहती, पर बॉब के कहने पे वो हाँ कर देती है। अब रात को उसे पार्टी में उन दोनों का कॉमन फ्रेंड हेल्गा मिलता है जो उसकी कुछ फोटोज लेता है। फिर वो उसके साथ अंदर पार्टी में जाती है जहां वो खूब एंजॉय करती है और एक मोमेंट पे क्लेयर और हेल्गा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसे देखकर वेड को अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद वो वॉशरूम यूज करने ऊपर जाती है कि तभी वहां आसपास के लोगों की शिकायत पे पुलिस आ जाती है। सब लोग पार्टी छोड़कर भाग जाते हैं। क्लेयर भी छुपने के इरादे से एक रूम में जाती है और मिस्टेकनली उसके हाथ से कुछ फोटोज नीचे गिर जाती हैं। वो काफी सारी लड़कियों की नशे की हालत में खींची हुई फोटोज होती हैं। जब वो गौर से देखती है तो उनमें से एक फोटो थेरेसा की भी होती है जो लास्ट ईयर स्कूल से गायब हुई थी। तो उसे लगता है कि वेड भी उन किडनैपर्स के साथ मिला होगा। इतने में वेड ऊपर आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही थी। वो कहती है कि वो बस पुलिस से छुप रही थी। फिर वेड उसे सिगरेट ऑफर करता है, पर वो घर जाने के बहाने से वहां से निकल जाती है।
अब अगले दिन क्लेयर और एमिटी स्कूल में हो रहे प्ले के लिए ऑडिशंस देते हैं। यहाँ बातों ही बातों में क्लेयर उससे पूछती है कि जब तुम वेड के साथ थी तो क्या उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, पर वो उल्टा उसे ही उसके एक्स की पार्टी में जाने के लिए ब्लेम करने लगती है। अब आगे क्लेयर नेट पे जब सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि पिछली कुछ सालों में उस कैंपस से कई लड़कियां गायब हुई थीं, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। अब वो जुलियाना को इसके बारे में बताने जाती है और कहती है कि उसने वेड के घर में उसकी भी फोटोज देखी थी, वो भी अनकॉन्शियस हालात में। पर जुलियाना कहती है कि उसने कभी किसी तरह का नशा नहीं किया, तो उसके घर में मेरी फोटोज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और उल्टा उसे ही बुरा भला कहने लगती है कि तुम वेड की पार्टी में अकेले उससे हुकअप करने गई थी। इससे वो नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। यहाँ एमिटी और जुलियाना को वेड की हकीकत बताने की कोशिश नाकाम हो जाती है। फिर वो जब स्कूल में होती है तो डिटेक्टिव टिमन्स को देखकर थिएटर के अंदर चली जाती है, क्योंकि वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी, और दरवाजे को लॉक करके उस प्ले के डायरेक्टर मिस्टर एडवर्ड से मिलती है। यहाँ बातचीत के दौरान डायरेक्टर उससे अपने प्ले में एमिटी के अगेंस्ट मेल लीड का रोल ऑफर करता है और वो बिना देरी किए रोल को एक्सेप्ट कर लेती है। इस दौरान टिमन्स बाहर से लगातार दरवाजा नॉक करता रहता है। क्लेयर जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर टिमन्स उस तक पहुंच जाता है। अब डीन के ऑफिस में उसे मर्डर के बारे में पूछता है कि एक विटनेस के अनुसार किसी लाल बालों वाली लड़की को बस स्टॉप पे देखा गया था। उसके पूछने पे क्लेयर उस दिन का अपना पूरा शेड्यूल बताती है और अपनी टेस्टिमनी पे अड़ी रहती है कि उस दिन वो बस स्टॉप पे ही वेट कर रही थी और उसने ऐसे किसी आदमी को नहीं देखा। पर वो कहता है कि तुम्हारी टेस्टिमनी में 3 घंटे का डिफरेंस है, जिसका मतलब वो झूठ बोल रही थी। पर चूंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था तो वो उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। घर जाने के बाद उसका दिमाग ये सोचकर खराब हो रहा था कि वेड के घर में उसके दोस्तों के साथ उन सब लड़कियों की फोटोज क्या कर रही थी, वो भी नशे की हालत में। ये सोचकर वो पागल हो रही थी और जल्द से जल्द इस मिस्ट्री को सुलझाना चाहती थी। अब बॉब के सजेशन पे वो एक सुनसान घर के लॉक तोड़कर अंदर जाती है। वहां उसे वीडियो कैमरा और कई सारी लड़कियों के साथ अपनी फोटोग्राफ्स भी मिलती है जो हेल्गा ने वेड की पार्टी में खींची थी। तो उसका शक वेड और हेल्गा पर जाता है कि हो ना हो ये दोनों मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। अगले दिन स्कूल में प्ले की रिहर्सल के बाद हेल्गा उससे मिलने आता है, पर वो उसके मुंह पर एक पंच मारती है और खुद को उससे दूर रहने को कहती है। हेल्गा कुछ समझ नहीं पाता और उसे रोकने की कोशिश करता है। रास्ते में क्लेयर को पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जुलियाना भी गायब हो चुकी है। उसे बहुत अफसोस होता है कि उसके बार बार कहने के बावजूद जुलियाना ने उसकी बात नहीं मानी और अब वो एक मुसीबत में फंस चुकी थी। इधर घर में उसकी दादी को उसके ड्रॉअर से एक चाकू मिलता है जो इन घटनाओं में यूज किया करती थी। घर पहुंचने पे उसको पता चलता है कि शहर में कर्फ्यू लगा है और वो जुलियाना को ढूंढने नहीं जा सकती। इसी बात पे उसकी दादी से बहस हो जाती है और फिर वो उसका चाकू दिखाकर पूछती है कि वो उसके साथ क्या करती है। इस पे क्लेयर कहती कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बता सकती। तो जीजी उसका घर से निकलना बंद कर देती है और कहती है कि उसने अपनी बेटी को तो खो दिया पर वो अपनी पोती को नहीं खोना चाहती। इसके बाद क्लेयर चर्च में जाती है और मैरी से अपने किए के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मुझे सही राह दिखाए। ऊपर देखने पे उसे मैरी के फेस में जुलियाना की शक्ल नजर आती है जो उससे मदद मांग रही थी। तो इससे उसे अंदाजा हो जाता है कि उसे आगे क्या करना है। उस रात वो हेल्गा के घर में उसे कन्फ्रंट करने जाती है और उससे पूछती है कि वो सब फोटोज किसके कहने पे लेता है और उसकी वेड की पार्टी में खींची हुई तस्वीर किसी स्ट्रेंजर के बेसमेंट में क्या कर रही थी। उसके पूछने पे वो बताता है कि उस पार्टी में मेरा कैमरा गुम हो गया था और उसे उस पार्टी की कोई भी फोटो नहीं मिली। फिर उसे एक फोटो दिखाती है जिसे देखने पे वो कहता है कि ये मैंने नहीं खींची, पर वो उस बैकग्राउंड को जानता है। ये उसी का घर है जहां वो एक बार एड एजेंसी के थ्रू फोटोशूट करने गया था। तो उससे एड्रेस लेकर क्लेयर उस घर में जाती है इस उम्मीद में कि शायद जुलियाना वहां हो। जहां कोई अनजान शख्स दरवाजा खोलता है। वो जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश करती है और ऐसा जताती है कि वो अपनी मिसिंग फ्रेंड को ढूंढ रही है और बहाने से उसका वॉशरूम यूज करने घर के अंदर चली जाती है। फिर उससे पीने के लिए पानी मांगती है, ये जानते हुए कि ये खतरनाक हो सकता है। वो शख्स उसके पानी में बेहोशी की दवा मिला देता है जिसे वो एक ही घूंट में पी लेती है और बेहोश हो जाती है। वो उसे भी बेसमेंट में लाकर बांध देता है जहां पहले से जुलियाना बंधी थी। कुछ देर बाद क्लेयर को होश आता है और वो देखती है वो शख्स किसी गिब्स नाम के आदमी से बात कर रहा था, जिसे सुनकर उसे पता चलता है कि इसका नाम रैंडल मॉर्टन है और ये उसी का भाई था जिसे उसने कुछ दिन पहले मारा था, जिसका नाम जो मॉर्टन था। और ये दोनों भाई मिलकर वुमन ट्रैफिकिंग का धंधा चलाते थे। जो गिब्स नाम के बंदे को यंग लड़कियां सप्लाई करते थे। इसे यहाँ से ये भी पता चलता है कि जो के जाने के बाद उनके ग्रुप में कोई नया रिक्रूट आया था। रैंडल उन दोनों लड़कियों को सप्लाई करने के लिए ट्रक मंगवाता है जो 1 घंटे में पहुंचने वाला था। इतने में क्लेयर को होश आ जाता है और वो पास खड़े शख्स की कैंची निकालकर उसी के पेट में घुसा देती है और फिर एक एक करके सबको मारने लगती है। लास्ट में क्लेयर के हाथ पिस्तौल आ जाती है और रैंडल बेहोश पड़ी जुलियाना के गले पे कैंची लगा देता है। अब चाहते हुए भी क्लेयर रैंडल को मार नहीं पाती क्योंकि जुलियाना बीच में आ रही थी। तभी बाहर से उसे पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है पर यह देखकर शॉक हो जाती है कि वो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव टिमन्स था जो इनमें से ही एक था।
अब बातचीत के दौरान रैंडल अग्रेसिव हो जाता है, जिसे पहले तो वो कंधे पे गोली मारती है और फिर मारकर बेहोश कर देती है। इसी दौरान टिमन्स मौका देकर भाग जाता है, पर वो जुलियाना को उसके चंगुल से छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और प्रेस को बुलाकर उस रैकेट का पर्दाफाश करती है। फिर घर आने के बाद वो देखती है टिमन्स पहले से उसके घर में मौजूद था, जो उसकी दादी को मारकर उसके आने का वेट कर रहा था। यहाँ वो अपने आने का प्लान बताता है और कहता है कि तुम मेरे साथ काम करो, हम मिलकर ये काम करेंगे, और बताता है कि उसे पता है कि जो मॉर्टन और बॉब को उसने ही मारा है। पर क्लेयर कहती है कि उसके पास जो कुछ बचा था वो भी उसने छीन लिया। इतना कहकर वो अपने चाकू से उस पर हमला कर देती है, पर वो इस हमले में बच जाता है। फिर दोनों में लड़ाई होती है, जिसमें क्लेयर कमजोर पड़ जाती है और टिमन्स उसे मारकर पूल में गिरा देता है। पर जैसे ही टिमन्स उसे मरा हुआ समझकर वहां से जाने लगता है कि क्लेयर पीछे से उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार डालती है। अब सब कुछ सही होने के बाद जुलियाना वापस स्कूल आती है और प्ले की तैयारी के दौरान जब क्लेयर रेडी हो रही होती है तो बॉब उससे मिलने आता है, जिसे वो बताती है कि जीजी मर चुकी है। वो कहता है कि हाँ उसे पता है और वो ऊपर से उसे देखकर खुश है। फिर वो उसे कहता है कि ओक स्ट्रीट का किस्सा भी खत्म नहीं हुआ, अभी उसका आखिरी काम बाकी है, और उसके कान में कोड कहने के बाद गायब हो जाता है। वो कोड एमिटी के फोन का लॉक था, जिसे खोलने पे उसे पता चलता है कि जिस नए रिक्रूट की बात रैंडल कर रहा था वो एमिटी थी, जो अब गिब्स के लिए काम कर रही थी। वो गुस्से से भर जाती है और प्ले के प्रॉप्स में नकली चाकू को असली चाकू से रिप्लेस कर देती है। पर्दा खुलने पर वो अपनी पोजीशन में जाती है और उसके फेस पर रेड लाइट पड़ती है, जिसकी रोशनी में उसकी आंखें आक्रोश में भरी नजर आती हैं। जिसका मतलब ये था कि अब वो ओक स्ट्रीट की आखिरी कड़ी भी खत्म करने वाली थी और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब ये मूवी देखने के बाद एक ही सवाल हमारे मन में आ रहा होगा कि उसके बिहेवियर के पीछे क्या राज या घटना थी। दरअसल बचपन में जब वो दूसरे बच्चों के साथ एक स्कूल पिकनिक पे गई थी तो वहां उसने एक अनजान शख्स को देखा जो हिरन के बच्चे को मार रहा था। आवाज सुनकर वो अनजान शख्स उसके पीछे जाता है और पिकनिक स्पॉट पे सबको मारने लगता है। मौका देखकर वो पीछे से वार करती है, जिसमें वो मारा जाता है। अब ये इंसिडेंट उसके दिमाग पे गहरी छाप छोड़ जाता है और कहीं ना कहीं ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। यहाँ उसकी माँ उससे प्रॉमिस लेती है कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी को नहीं बताएगी, नहीं तो लोग उसे हमेशा गलत ही जज करेंगे। अब इसी इंसिडेंट के बाद वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाती है, जिसमें उसकी एक पर्सनैलिटी जोन ऑफ आर्क की थी, जो उसकी डोमिनेंट साइड दिखाती है, जो उसे न्याय का प्रकाश फैलाने के लिए जलने को कहती है। मतलब अगर वो कुछ गलत होते देखती तो वो खुद को उसका मर्डर करने से रोक नहीं पाती। और दूसरी पर्सनैलिटी बॉब की थी, जो मिस्टेकनली उसके हाथों मारा गया, जो उसे जिंदगी जीने और सही गलत के बीच में डिफरेंस बताता है, मतलब उसकी अपनी कॉन्शियस सेल्फ। अब इन्हीं दोनों के बीच वो सारी फिल्म में जूझती हुई नजर आती है। पर गौर करने वाली बात यह है कि वो दोनों पर्सनैलिटी क्लेयर की ही थी। ये वही थी जो हर सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करती, डीकोड करती और फिर कल्प्रिट को मारकर बॉब को बताती, मतलब अपनी ऑल्टर सेल्फ को, जो उसे कॉन्शियंस की तरफ ले जाता और उसे आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता था। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।